देखिए, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्स, क्वेश्चन का सीधा मतलब यही है। आप सभी को अगर दिख रहा होगा, जो बच्चे आज इस चैप्टर में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस चैप्टर में जुड़े हैं, उनको हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आएगा। जो इस चैप्टर से शुरू से जुड़े हैं, चैप्टर 5 से जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं, जो शुरू से जुड़े हुए एक एक वीडियो देख रहे हैं, एक भी दिन क्लास मिस नहीं किया है, उनको तो इतना मजा आ रहा होगा, उनको तो बहुत समझ में आ रहा होगा, हर पैराग्राफ समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर इसके बावजूद भी जो बीच-बीच में क्लास छोड़ रहे हैं और फिर ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए कोई वैसा तो है नहीं, है ना, कि कभी चले गए, कभी नहीं चले गए। क्लास जब ज्वाइन की जाती है तो फिर डेली ज्वाइन की जाती है, नहीं तो फिर ज्वाइन ही नहीं की जाती। क्लास जब ज्वाइन की जाती है तो फिर डेली ज्वाइन की जाती है, बीच में कुछ छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि अगर किसी चैप्टर को आपने बीच में छोड़ा तो फिर वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट? वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर आपको आधी अधूरी बात समझ में आएगी। फिर भी मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जो पहली बार भी जुड़ रहे हैं उनको भी वो हेडिंग, वो पैराग्राफ समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप डेली जुड़े रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है फिर, है ना? क्वेश्चन ये है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्स, क्या भारत में रहने वाले सभी लोग, इंडिया में रहने वाले सभी लोग क्या कोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कोर्ट में जा सकते हैं? तो इसका सीधा आंसर यही होगा कि हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। किसके तहत? ये हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल कहता है। यही बात इसमें हम पढ़ते हैं। देखिए, आंसर यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा आपको कि इन प्रिंसिपल, सिद्धांततः अगर हम बात करें सिद्धांत में, कि जो हमारे संविधान में दिया गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कि बिल्कुल जो भी सिटीजन है, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के रहने वाले सभी नागरिक, वो सब क्या कर सकते हैं? कैन एक्सेस टू द कोर्ट्स इन द कंट्री। कंट्री में जो कोर्ट्स बने हैं वहां जा सकता है। ठीक है, ये सभी को क्लियर होगा। इसके बाद देखिए दिया है, दिस इंप्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। अब देखिए उसी के आगे एक कदम आगे आप और बढ़ जाइए, उसमें भारत के सभी लोग कोर्ट जा सकते हैं, और कैसे? दिस इंप्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट, क्यों जा सकते हैं? भारत के सभी लोग कोर्ट क्यों जा सकते हैं? क्योंकि उनको राइट मिला हुआ है, उनको अधिकार मिला हुआ है। अगर आपको कोई चीज राइट नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। आपको राइट नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। जैसे घर में अगर आपको कहते हैं ना कि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इधर तुम मत आओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, घर में ऐसे बोल देते ना कि ये बेटा तुम्हारा काम नहीं है, तुम मत करो इसको। वो छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, उसको भी आप अपना एक राइट, क्योंकि उसमें उस काम को करने का जो अथॉरिटी है, जो ड्यूटी है, वो किसी और के पास है, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस वर्क में आपको राइट है, जैसे आपको क्या राइट है? पढ़ने का राइट है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपको रोक सकता है क्या कि नहीं पढ़ाई मत करो? चलो बैठो, चलो पूरे घर के काम करो, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, सुबह से शाम तक एक भी लेक्चर नहीं पढ़ा। ऐसा मुझे नहीं लगता शायद कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर ये कहा जाता होगा कि तुम्हें पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ना ही आपका राइट है, आपका रीडिंग एचडी लेना स्टूडेंट का राइट है, और ये राइट तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। किसी भी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है, शिक्षा लेने का, एजुकेशन लेने का राइट मिला हुआ है। हालांकि ये बातें हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल में है। डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल अभी आप नहीं समझ रहे होंगे, बीच में से तत्व होते हैं। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो डिस्क्रिप्शन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का होता है। जबकि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं हमारे, वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें हमारे जो मेन फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से 32 तक ही है। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक ही फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन्हीं फंडामेंटल राइट में आपको एक राइट ऐसा मिला हुआ है जिसमें आप राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो उसी समानता के अंतर्गत भी ये चीज देखी जा सकती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है, As you read earlier, the courts play very significant role in protecting our fundamental rights। और याद रखिए, क्वेश्चन आपसे यही बनेगा बार बार, बाहर भी, क्लास में भी, कहीं भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अब आप लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, आपका फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या पुलिस की होती है? क्या किसी ऑफिसर की होती है? क्या आपके घर की होती है, पड़ोस की होती है, सोसाइटी की होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है, कोर्ट्स की होती है? किसकी होती है? आपका सीधा सीधा आंसर आपको पता चल गया होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लिया हुआ है वो किसने लिया हुआ है? कोर्ट्स ने लिया हुआ है। किसने लिया हुआ है? कोर्ट्स ने। और कोर्ट्स कोर्ट किसका में पार्ट है? कोर्ट किसका पार्ट है? कोर्ट जुडिशरी का पार्ट है। कोर्ट किसका पार्ट है?
जुडिशरी का पार्ट है। हमारी गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स, गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। अच्छा, हम सीधे तौर पर भी कह सकते हैं कि हमारे राइट की जो सिक्योरिटी वो गवर्नमेंट की है, तो ये सीधे तौर पे कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसके और अंदर जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट की, तब आप कहते हैं जुडिशरी की। फिर हम जुडिशरी के और अंदर जाके बात करते हैं जुडिशरी में किसकी, भाई जुडिशरी में क्या, सीधे सीधे बोलेंगे वही जुडिशरी है ना, जो कोर्ट्स के रूप में हम जिनको देखते हैं। भारत में जो कोर्ट्स का एक सिस्टम है वही तो जुडिशरी है। जो भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक, डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट, स्टेट से लेकर कंट्री लेवल तक जो कोर्ट का व्यवस्था है भारत में, आपने देखा था ना इंटीग्रेटेड, जो वहां पर एकीकृत न्याय व्यवस्था भारत में है, यही तो जिम्मेदारी लेती है आपकी फंडामेंटल राइट्स की, है ना भाई। मैंने आपको बताया भी था कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, और किसी मामले पे नहीं जाएंगे कि आपको कोई पिटाई कर दी आपकी तो आप चले जाओगे, तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली में, जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके साथ में कोई लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई हो गई है, तो आपके पास में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आप वहां जाएंगे, है ना। पहले तो आप FIR दर्ज करवाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, FIR दर्ज करवाएंगे। जब FIR में आपकी बात लिखी जाएगी तो पुलिस आपके मामले की जांच करेगी, और उसको लगेगा कि हाँ मामला साधारणतः सुलझने वाला नहीं है, मामला गंभीर हो चुका है, तो आपके मैटर को वो केस कर देगी, फाइल कर देगी, कहां पर, कोर्ट में, और फिर आपका मामला कोर्ट में सुना जाएगा। तो एक प्रोसेस होती है। तो पुलिस किसका पार्ट हो गया, पुलिस भी किसके अंडर में आ गया, पुलिस भी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का ही पार्ट है। इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। माइक म्यूट कर ले, माइक तुरंत म्यूट कर ले। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, बीच बीच में अभी और भी हो सकती है। आप लोग कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा, तुरंत कट मत करिएगा। अपने आप डिस्कनेक्ट होता है तो अपने आप कनेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो आइए इसको पूरा कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर ज्ञानेंद्र सिंह, थोड़ा क्वेश्चन आप लास्ट में कर लेंगे क्या? सर यस नो सर, पुष्पेंद्र शुक्ला सर बहुत देर से वीडियो बन रही है। पुष्पेंद्र शुक्ला क्या है? पुष्पेंद्र शुक्ला बहुत देर से वीडियो बन रही है। साधना बहुत देवी देर से वीडियो बन रही है। चलिए अच्छा है। यस सर। आयुष मिश्रा। आयुष मिश्रा तो स्टार्टिंग से ही आयुष मिश्रा सर। सर वो पूरा स्टार्टिंग से यस मैंने सर, किया है। आयुष मिश्रा। और बताइए। उसने तो सर एक भी बार और कोई नहीं है? ठीक है। नो सर। अब देखिए, अब इसमें इसको देखिए चैप्टर को, फिर आगे कह रहे हैं कि द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अंडरलाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इफ एनी सिटीजन बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, बात बता चुका हूं मैं कि अगर वायलेट होते हैं तो दे कैन अप्रोच द कोर्ट। कहां जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। While the courts are available for all, courts केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सिंपल सा दिया है। While courts are available for all, है ना, in reality access सभी के लिए तो है, कोर्ट्स तो सभी के लिए है, बट रियलिटी क्या है, वास्तव में होता क्या है यार, है ना। वास्तव में होता ये है कि एक्सेस टू द कोर्ट्स, कोर्ट्स को एक्सेस करना हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इंडिया। भारत में रह रहे जो गरीब लोग हैं, इन लोगों को कोर्ट को एक्सेस करना बहुत कठिन हो जा रहा है। इन लोगों को कोर्ट को एक्सेस करना बहुत कठिन हो जा रहा है, ठीक है ना। जो गरीब है, जो पुअर है, जो अमीर है, मीडियम है, वो तो पहुंच जाते हैं, तो भाई जानकारी है, पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे भी रुपए भी हैं, जो कुछ भी होता है भाग दौड़ करके पहुंच जाते हैं। लेकिन जो गरीब है उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। वो तो सोचते हैं कि हम लोग इसीलिए बने ही हुए हैं, किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो सोचते हैं कि अरे ये तो शुरू से चला आ रहा है ना, हमारा जो शोषण हो रहा है, वायलेट एक्सप्लॉइटेशन तो हमारा शुरू से होता चला आ रहा है ना, पुराने जमाने से। तो वो लोग, उनको पता ही नहीं है, अपने राइट ही नहीं पता। जिस व्यक्ति को अपना राइट नहीं पता है तो फिर वो आगे की लड़ाई लड़ना, उसको लड़ ही नहीं सकते आगे की लड़ाई, है ना। पहले तो हमें अपने राइट जानना चाहिए, और राइट जानने के लिए हमें सिविक्स पढ़ना जरूरी है। सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। जिसको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो नहीं बच्चा पढ़ेगा तो फिर समाज में, सोशल में, है ना, मैथ इंग्लिश पढ़कर काम थोड़ी चलने वाला है। उसके लिए तो सोशल साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। सोसाइटी में आपको कैसे चलना है, कैसे रहना है,
कैसे बात करना है। अगर आपको सोशल साइंस का नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी स्टेज पर खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये बात भी आपको समझना चाहिए और इसीलिए सोशल साइंस पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि ये केवल आपके एग्जाम बस के लिए नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए भी है, हर एवरी फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखिए ये बात हमने समझा कि उन लोगों के लिए कठिन है। क्यों कठिन है आगे दिया है, क्योंकि लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि जो लीगल प्रोसीजर होता है ना कोर्ट में, कि कानूनी जो प्रोसीजर होता है कि पहले आप अपने एडवोकेट से मिलिए, अपनी बात बताइए, फिर वहां से फॉर्म भरिए, सारा डिटेल फिलअप करिए, पेपर वर्क अपना कंप्लीट करिए, आपको फाइल करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी जाता है कि आप मुंह उठा के आप कोर्ट में तक खड़े हो गए। पूरा अपना पूरा एविडेंस सबूत सारा इकट्ठा करेंगे, अपने उससे मिलेंगे, सब कुछ बताएंगे, सारा आपका डिटेल पहले पूरा फाइल में कनेक्ट होगा, आपकी सारी एक एक बात, एक एक डेट कनेक्ट होगी, उसमें समय लगता है, पेपर का उसमें आपको कुछ खर्च भी हो जाते हैं आपके। इस वजह से गरीब लोग जो पुअर पर्सन है उनके लिए मुश्किल दिखाई देता है ना। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, व्हिच फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, जिनकी फैमिली डेली बेस पर डिपेंडेंट है, मतलब डेली बेसिस को मतलब समझते हैं ना, मजदूरी वाले, आज काम किए, आज का पैसा मिला उनको 300-400 रुपए जो भी मिला, फिर चले गए, फिर अगले दिन आए, फिर काम किए, अगले दिन नहीं आएंगे तो काम, पैसा नहीं, काम किए तो पैसा है, डेली बेसिस पर, है ना। ऐसे लोगों को अगर वो लोग पेपर वर्क में उलझ गए, सोचो कोई मामले के लिए सोचे चलो हम कोर्ट में जाते हैं और महीने 2 महीने वो कोर्ट के मामले में उलझ गए, तो इधर क्या उनकी सैलरी आती रहेगी, उनको पैसा मिलता रहेगा क्या? उनका तो बहुत नुकसान हो रहा है ना, उनके तो बाल बच्चे भी हैं, भूखे हैं, उनको भी तो डेली का खर्च भी हो रहा है उनका, है ना। तो इस वजह से वो लोग अवॉइड कर देते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है चलो हटाओ मामले को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, प्रयास करना चाहिए, है ना, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए क्या दिया है, द आइडिया ऑफ गोइंग टू द कोर्ट टू गेट अ जस्टिस ऑफ अ सीम्स रिमोट, है ना। और कोर्ट जाना का जो कोर्ट जाने का जो विचार है ना, वो बड़ा दूर दिखता है, रिमोट, रिमोट का मतलब यही कि दूर दिखता है ना, फील होता है। लेकिन अब क्या इसके लिए कोर्ट ने कदम नहीं उठाए हैं? कोर्ट को भी पता है, कोर्ट को भी पता हो रहा है कि भारत के बहुत से ऐसे लोग कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोर्ट आपका क्या सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भूमिका निभाता है, भारत की जनता के रूप में सिक्योरिटी प्रहरी के रूप में भूमिका निभाता है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिया हुआ है ना। जो जुडिशरी है ये आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग होता है, सेपरेट रखा गया है भारत में इसको, है ना। तो इसकी जिम्मेदारी और ज्यादा है। तो देखिए क्या हुआ इन रिस्पॉन्स, और इसके उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये अंडरलाइन करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के दशक में क्या किया, डिवाइस्ड अ मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया, मैकेनिज्म का मतलब एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसका नाम दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका क्या नाम दिया गया, पब्लिक लिटिगेशन। इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, PIL बोलते हैं। PIL का सीधा मतलब आप लोग समझ लीजिए कि क्या होता है। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, का मतलब ये होता है कि हम लोग या हमारे या कोई समूह, हम लोग या हमारा कोई समूह, कोई दूसरा कोई समूह अगर कहीं पर कुछ गलत देख रहा है, अगर भारत में किसी कोने पर कहीं कुछ गलत हो रहा है, एक लोग के लिए नहीं, सामूहिक लोगों के लिए, एक लोग के लिए PIL नहीं कर होती है। PIL का मतलब होता है जनहित याचिका। PIL का मतलब क्या होता है, जनहित याचिका, यानी सामूहिक मुद्दा होना चाहिए, सामूहिक मुद्दा होना चाहिए। जब तक उसमें कई लोगों का समूह नहीं होगा तब तक उसको PIL नहीं माना जाएगा। तो उसमें अगर कुछ लोग हैं जिनके साथ में गलत हो रहा है, तो आप भी एक्शन ले सकते हैं या कोई दूसरा कोई ग्रुप का मेंबर भी एक्शन ले सकता है, यानी आप भी एक्शन ले सकते हैं या कोई संस्था वो एक्शन ले सकती है, ठीक है। किस लिए, कहीं पर किसी क्षेत्र में किसी मजदूरों के खिलाफ गलत हो रहा है, कहीं किसी जो क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके साथ में गलत हो रहा है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उस जगह के बारे में डिस्क्रिप्शन आप स्वयं दे सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप जागरूक हैं, सोशल वर्कर हैं, आपको अपने देश के प्रति लगाव है, तो आप PIL दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस जगह के बारे में पूरी डिटेल लिखे कि फला फला जगह में यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है सर, इसको संज्ञान में लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आपकी मामले को एक्सेप्ट कर लेगा और उस मामले पर सुनवाई कर देगा। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी कि नहीं आपने PIL दर्ज किया है तो आपको बार बार बुलाया जाएगा। बस आपका काम था कि आप दर्ज कीजिए, आपने कुछ बता दिया, एविडेंस दे दिया,
अब कोर्ट अपने हिसाब से उस मामले की संज्ञान लेगा, सरकार को पड़ताल लगाएगा, सरकार को दिशा निर्देश देगा उस स्टेट की गवर्नमेंट को कि आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ हो रहा है, आप उसको देखिए, आप सो रहे हैं, आप क्यों नहीं देख रहे हैं, है ना। तो ये PIL होता है बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसका सीधा उद्देश्य क्या है, आगे दिया है, टू इंक्रीज एक्सेस का जस्टिस, यानी न्याय को बढ़ाना, न्याय तक पहुंचना। कहीं पर भारत देश में कहीं गलत हो रहा है, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम दूसरे लोग अगर उसकी कंप्लेन दर्ज करा दे तो ये PIL हो जाती है। भारत में बहुत सारे क्षेत्र जहां के लोग कुछ जानते ही नहीं कि हमारे साथ गलत हो रहा है ना, गलत हो ही जा रहा है उनके साथ। तो अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनके क्षेत्र में कोई उनके जो पड़ोसी हैं, जो उनके दूर के कहीं कोई है, या मीडिया वाले हैं, कहीं पर भी कोई मुद्दे को पहुंचाते हैं, वो सीधे सीधे वहां पर जा सकता है। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल, देखिए साफ साफ दिया है, इट अलाउड, ये क्या अलाउड करता है, इट अलाउड एनी इंडिविजुअल, चाहे आप कोई एक व्यक्ति हो अथवा कोई संस्था हो, टू फाइल अ PIL दर्ज कर सकती है इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये PIL, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये PIL आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई नहीं होता है। PIL आपका कहाँ जाएगा, या तो हाई कोर्ट में जाएगा या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनहित का मुद्दा है ना, कई लोगों का मुद्दा है। ऑन अ बिहाफ ऑफ दोज, उनके बिहाफ में जाएगा, उनके बिहाफ में PIL आप दर्ज कर रहे हैं जिनके राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हुए। मतलब आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने PIL दर्ज किया है तो आप अपने लिए थोड़ी PIL दर्ज कर रहे हैं। आपने अपना आप अगर अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो PIL नहीं माना जाएगा, वो तो आपका पर्सनल मैटर है, उसके लिए तो आप पर्सनल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन आप देश में किसी कोने में अगर देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए चुपचाप, आपको कहीं भी शोर शराबे करने की जरूरत नहीं है, उस एविडेंस कलेक्ट करिए, एप्लीकेशन लिखिए, सीधे जाके वहां बात करिए कैसे दर्ज PIL करना है, हमें प्रोसेस बता दिया जाएगा आपको, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा जो न्याय है वो लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। The legal process was greatly simplified and even a letter or a telegram addressed to the Supreme Court. ये इसको और सरल बनाने के लिए क्या किया गया कि इस लीगल प्रोसेस को और सिंपल बनाने के लिए ये किया गया कि आप कोई लेटर भी लिख के, अगर टेलीग्राम करके भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के नाम पे कोई मैटर भेज देते हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता है। मान लीजिए आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप चेन्नई में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में है, और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर भेजना है तो आप चेन्नई से कोई टेलीग्राम भी भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये न्याय को कितना सरल बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है, द लीगल प्रोसेस, ठीक है। ये जैसे अभी कोरोना काल में हुआ भी था, कोरोना में जगह जगह पर जहां पर समस्या पैदा हुई थी, सरकार ने तो बहुत व्यवस्था करने का प्रयास किया, गवर्नमेंट ने तो बहुत व्यवस्था करने का प्रयास किया, लेकिन काम तो ऑफिसर्स को ही करना है, जो आप हमारे जैसे लोग हैं, ऑफिसर हैं, उनको करना है। अब वही बेईमानी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट भी क्या करेगी। लेकिन ऐसे ऑफिसर, ऐसे लोगों के खिलाफ भी जहां पर गलत हो रहा है, बहुत सारे जगहों पर लोगों ने क्या किया, PIL ही किया होगा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी सारी जानकारी पहुंच गई ना कि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पा रही तो उसको भी फटकार लगाएगी कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इतनी व्यवस्था करिए, है ना, ये सारी चीजें। तो टेलीग्राम वाला भी मैटर एक्सेप्ट किया जाएगा। PIL was used to, देखिए इसमें क्या किया गया, could be treated as PIL in the early years, रूम में है in the early years, yes सर, ज्ञानेंद्र सिंह वेटिंग रूम में है। ठीक है। अब देखिए इसमें ईमेल लेटर, कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL इन द अर्ली इयर्स। अब देखिए पहले क्या हुआ, PIL वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज rescuing bonded laborers from an inhuman सर नहीं ले रहा है। yes, क्या हुआ सो? शुभ क्या बात है, बताइए, जल्दी बताइए आप। सर मिस्टेकली हो गया, सॉरी सर। फोन में ऐसा लगता है बात कर रहा। हाँ देखिए, तो इसमें कहा गया कि इसमें जो मुद्दा था PIL के थ्रू क्या क्या मामले सुलझाए गए, तो देखिए PIL के थ्रू पहले के दशकों में, पहले की अगर बात की जाए तो PIL से क्या क्या मामले सुलझाए गए, तो देखिए बहुत सारे मामले सुलझाए गए। जैसे
रिस्किंग द बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड मतलब बंधुआ मजदूर जो होते हैं, ऐसे मजदूर जिनको पकड़ कर रख लिया जाता है कहीं पर जबरदस्ती, है ना, तुम्हें यही रहना है, यही काम करना है जबरदस्ती, और उससे इन ह्यूमन को मतलब अमानवीय काम कराया जाता है, मतलब जो काम करने लायक भी नहीं है वो काम भी उनसे बंधुआ मजदूरों से करवाया जाता है ना। तो ऐसे लोगों के खिलाफ किसी ने पीआईएल दर्ज किया होगा, ऐसे लोगों के बिहाफ में किसी ने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया होगा, तो उसको भी क्या किया गया, उनको उन मजदूरों को क्या मिली, वहां से मुक्ति मिली, है ना, जिस मालिक के अंडर में थे मुक्ति मिली, किसी ने पीआईएल दर्ज करा दिया होगा, है ना, कोर्ट ने आदेश दिया, तुरंत चेकिंग हुई, पकड़ गए उसको लोग, है ना। नेक्स्ट क्या, सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार, बिहार में जो कुछ कैदी थे उनको भी रिलीज किया गया, ऐसे कैदियों को रिलीज किया गया who had been kept in jail, जो जेल में रखे गए थे, even after their punishment, यानी टर्म वाज कंप्लीट, मतलब उनको जो उनको दंड मिला था कि भाई कोई भी कैदी है जिसको 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए सजा दी गई है, वो अपनी सजा काटने के बाद भी जेल में पड़े हुए थे, बताइए बिहार में ऐसी स्थिति। तो बिहार में जो ऐसे लोग थे जो जेल अपनी सजा काट चुके थे, इसके बावजूद भी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि भैया इनकी सजा पूरी हो चुकी है तो इनको घर जाने दिया जाए, ऐसे लोग बहुत सारे लोग थे, तो किसी ने इनके खिलाफ भी जनहित याचिका दायर की, पीआईएल को, है ना, पीआईएल को उस पर काम किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से ये सूचना कोर्ट तक पहुंचती है, कोर्ट बिहार गवर्नमेंट को आदेश देती है कि तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उनको छोड़ा जाए, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह के मुद्दे देश में हो रहे हैं, कि कहीं पर बंधुआ मजदूर यानी बॉन्डेड लेबरर्स का मामला देख रहे हैं हम लोग, कहीं पर हम लोग प्रिजनर्स इन बिहार वाला मैटर देख रहे हैं कि जो सजा काट चुके हैं फिर भी बेचारों उनके कोई सुधि लेने वाला नहीं कि हाँ काट चुके हैं तो इनको भैया बाहर किया जाए, है ना। तो इस तरह के भी मैटर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और देखिए, डिड यू नो दैट मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इज बिकॉज ऑफ पीआईएल। क्या आपको पता है कि जो मिड डे मील है, मिड डे मील मतलब जो भोजन की व्यवस्था है स्कूलों में, जो बीच में भोजन मिलता है, मिड डे मील सुना होगा आपने, ये व्यवस्था भी पीआईएल के थ्रू ही आती है, यानी कि लोगों को जानकारी दी जाती है कि बहुत से बच्चे भूख के मारे, जब उनको भूख लगी रहती है तो अपना पेट ही नहीं भर पाते हैं, भूखे रहते हैं बच्चे, तो जब बच्चे भूखे रहेंगे तो उनका पढ़ने में मन लगेगा, बताइए, सुबह से कोई बच्चा भूखा है और उसको पढ़ने में मन लगेगा, नहीं लगेगा। तो इस वजह से इस वजह से स्कूलों में ये व्यवस्था की गई कि इनको पहले भोजन की व्यवस्था की जाए, दोपहर में इनको भोजन कराया जाता है ना, इनका पढ़ने में लगेगा, ठीक है। इस वजह से पीआईएल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये चीज स्टार्ट की गई मिड डे मील। सबसे पहले आपका देखेंगे, आप तमिलनाडु से स्टार्ट होता है आगे, और इस तरह से देखिए आप फोटो 1, फोटो 2, फोटो 3 में आप 3 पिक्चर देखिए और तीनों ही पिक्चर में आप समझेंगे कि क्या क्या मैटर है। देखिए फोटो 1 में किस तरह से पानी के मारे, है ना, यहाँ पर देखिए अनाज जो है सड़ा जा रहा है ना, गोदामों में, यहाँ पर महिलाएं, और यहाँ पर आप 4 पिक्चर्स दी गई है इसमें, और 4 ही पिक्चर्स में आप इनको पढ़ेंगे 2001 में क्या हुआ, राजस्थान में सूखा पड़ा था, उड़ीसा में भी पड़ा, बहुत सारे लोग भोजन की वजह से ही मर गए, है ना। तो सरकार ने फिर क्या किया, गोडाउन्स में क्या हुआ, फुल ऑफ ग्रेन था और जो चूहे थे वो सारे गोडाउन में घुस गए, है ना, उनको खा डाले, खराब कर दिए। तो इस तरह से बहुत सारे मैटर ऐसे हो जाते हैं। इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, आप लोग चाहेंगे तो उसको पढ़ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और उम्मीद है कि अगर आप पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और देखिए फिर यहाँ पर क्या हुआ, जजमेंट ओल्गा टेलीस एंड बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके बीच में जो विवाद हुआ था, है ना, जजमेंट ओल्गा टेलीस और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे की जो नगर पालिका रही और ओल्गा टेलीस एक संस्था, जिसके इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर विवाद हुआ, यही राइट टू लाइफ को लेकर, जीवन जीने का जो अधिकार मिला है आर्टिकल 21 के थ्रू, जो हमें राइट मिला हुआ है, इसमें भोजन की व्यवस्था को भी जोड़ा गया, आजीविका को भी जोड़ा गया। तो कल अगर आप हो सकेगा तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा और 5-10 मिनट का टाइम निकाल के इसको देख लेंगे। चैप्टर हालांकि आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा बचा है उसको आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं दूंगी, है ना, मुझसे पूछिएगा आप लोग सर क्या है। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। और देखिए चैप्टर्स के बीच से ही क्वेश्चन बनेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर मैंने किसी को सेंड नहीं किए हैं, क्वेश्चन आंसर अब मैं जब मुझे टाइम मिलेगा तो हम क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे, तो फिर आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा, मैं बता दूंगा कॉपी कैसे बनानी है। कॉपी सभी को पता होगा, जो बच्चे क्लास 7 में जुड़े रहे होंगे, उससे 6 में जुड़े रहे होंगे, 7 में, उनको पता होगा कि कैसे बनाना है कॉपी।
हिस्ट्री की कॉपी अलग बनती है, सिविक्स और हिस्ट्री और सिविक्स की कॉपी, हिस्ट्री और सिविक्स की कॉपी एक बना लीजिएगा, है ना, या ज्योग्राफी की अलग बना लीजिएगा, ज्योग्राफी की अलग बना लीजिएगा पतली सी, और हिस्ट्री सिविक्स की मोटी सी कॉपी बना लीजिएगा। और बस हो गया। फिर क्वेश्चन आंसर जब भेजेंगे तब उसको फटाफट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत समय रहेगा आपके पास। क्वेश्चन आंसर के लिए परेशान मत होइए, आप लोग चैप्टर पढ़िए, बुक पढ़िए, यही से क्वेश्चन आंसर आएंगे। आप लोगों को पता होगा, अभी आपने एक टेस्ट दिया भी है तो आपको पता होगा कि बुक से ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब जो बच्चे बुक नहीं पढ़ेंगे तो उनको कहां से हम कंप्लीट करा पाएंगे, बताइए। बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। इसके लिए सीधा सिंपल सा है कि आप लोग क्या किया करिए, वीडियो वॉच कर लीजिए। जो आपको चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस चैप्टर का वीडियो निकालिए, नोट कर लीजिए। मैंने बताया भी हुआ था कि YouTube में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, है ना, YouTube से वीडियो देख लीजिए। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर टुडेस क्लास। बाय सर। Yes, sir. बाय सर।